करीब एक महीने से ज्यादा समय से देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना हुआ है। शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से हुई जिसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया। मामला था नीट परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक आरोपों का। परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे, छात्रों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। कई छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताया। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। सरकार ने शुरुआती दौर में ही ये स्पष्ट कर दिया, यदि परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा बहाल करना है तो ठोस कदम उठाने होंगे। इसी के तहत पहले हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। नई तारीख घोषित की गई, उसके बाद दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई। सरकार का दावा है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाया गया। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी तक हर स्तर पर अतिरिक्त इंतजाम किए गए। परिणाम भी घोषित कर दिया गया और अब काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि इस पूरे विवाद से सबसे बड़ा सबक यही मिला है कि परीक्षा प्रणाली में जहां जहां मानव हस्तक्षेप कम किया जा सकता है, वहां तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितनी कम मानवीय दखल होगी उतनी ही कम गड़बड़ी की संभावना रहेगी। यही कारण है कि अब भविष्य की परीक्षाओं के लिए नई व्यवस्था तैयार करने की बात कही जा रही है। इसी बीच पिछले 2 दिनों में घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बेहद सख्त कानून लेकर आ रही है। उनके अनुसार इस कानून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में दोषियों के लिए कठोर सजा, तेज सुनवाई और समयबद्ध न्याय जैसे प्रावधान शामिल किए जाने की बात कही गई। सरकार का संदेश साफ था कि भविष्य में पेपर लीक को केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि गंभीर अपराध माना जाए। यहीं से राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई। पिछले कई सालों से विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही। सरकार आलोचना सुनना नहीं चाहती, विरोध प्रदर्शनों को दबाया जाता है और असहमति की आवाजों के लिए जगह कम होती जा रही। लेकिन सरकार के समर्थकों ने इस आंदोलन को उदाहरण बनाकर कहा कि यदि राजधानी के बीचों बीच 1 महीने से ज्यादा समय तक धरना चल सकता है, सरकार के खिलाफ नारे लग सकते हैं, खुलकर आलोचना हो सकती है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के जीवित होने का प्रमाण भी माना जा सकता है। सरकार के पक्ष में यह तर्क भी रखा गया कि आंदोलन के दौरान कई बार बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल हुआ। कई नेताओं और सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई। फिर भी सरकार ने पूरे आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने का रास्ता नहीं अपनाया। समर्थकों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। इस पूरे आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। एक घटना के बाद इंटरनेट पर कई तरह के अभियान शुरू हुए, मीम्स बने, हैशटैग ट्रेंड हुए। कुछ लोगों ने दावा किया कि सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को बड़ी ताकत मिली। वहीं दूसरी तरफ ये आरोप भी लगाए गए कि ऑनलाइन समर्थन का एक हिस्सा वास्तविक लोगों की बजाय फर्जी अकाउंट्स और बॉट्स के जरिए बढ़ाया गया। हालांकि इन दावों और आरोपों पर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं। धरना आयोजित करने वाले लोगों ने राजधानी में प्रदर्शन की अनुमति मांगी। कई लोगों को उम्मीद थी कि अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन प्रशासन की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई। इसके बाद आंदोलन वहीं से लगातार जारी रहा। रोज नए भाषण, छात्र पहुंचे, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी समय समय पर वहां दिखाई दी। लेकिन आंदोलन का मूल मुद्दा धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में फोकस परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने पर था। लेकिन समय बीतने के साथ आंदोलन की प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सिमटती हुई दिखाई देने लगी। सरकार के समर्थकों ने इस बात को मुद्दा बनाते हुए कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकता होती तो आंदोलन में उस पर ज्यादा चर्चा होती। लेकिन अब पूरा ध्यान केवल राजनीतिक मांगों पर केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। कई विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया। सरकार की आलोचना तेज हो गई। राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। ऐसा लगने लगा कि अब यह आंदोलन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि
राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जैसे जैसे सोनम वांगचुक का अनशन लंबा चलता गया, वैसे वैसे सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि यदि बातचीत नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसी दौरान केंद्र सरकार ने संवाद का रास्ता चुना। वरिष्ठ मंत्रियों को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत की संभावना उस समय मजबूत हुई जब केंद्र की ओर से संकेत मिला कि केवल बयानबाजी से नहीं बल्कि सीधे संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी कि आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोगों से बातचीत की जाए और उनकी मांगों को विस्तार से सुना जाए। इसी दौरान सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत पर असर पड़ रहा था। ऐसे में सरकार की ओर से प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। बातचीत के कई दौर हुए और अंततः सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक विचार करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री की ओर से पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने का संदेश सामने आया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाया है, इसलिए इस चरण में अनशन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी। सोनम वांगचुक के इस फैसले ने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी, क्योंकि आंदोलन के दौरान उन्हें सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद चेहरों में से एक माना जा रहा था। उनके अनशन खत्म करते ही आंदोलन के भीतर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने उनके फैसले का स्वागत किया तो कुछ ने सवाल उठाए कि क्या आंदोलन को इस मोड़ पर समाप्त किया जाना चाहिए था। राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम पर चर्चा शुरू हो गई। कई विपक्षी नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। किसी ने कहा कि सरकार दबाव में आई है तो किसी ने दावा किया कि अभी भी कई मांगे अधूरी है। वहीं सरकार के समर्थकों ने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत और सहमति से समाधान निकालना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। यदि सरकार बातचीत कर रही है और आंदोलनकारी भी अपनी बात रख पा रहे हैं तो इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। इसी बीच जंतर मंतर पर बैठे अन्य प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना था कि जब तक उनकी सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और जो भी सुझाव होंगे उन पर विचार किया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियों में अंतर किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है तो उसे कानून के दायरे में पूरा अधिकार है, लेकिन यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, पुलिस पर हमला करता है या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर हुई हिंसा और झड़पों को लेकर भी बहस तेज हुई। सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, पुलिस कैमरों, मीडिया की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार का कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन हिंसा में शामिल लोगों को कानून का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा। विपक्ष का कहना था कि केवल नए कानून की घोषणा काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि पहले हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए और छात्रों का भरोसा पूरी तरह बहाल किया जाए। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार के समर्थकों ने इस मांग का जवाब देते हुए कहा, यदि हर प्रशासनिक विवाद में केवल इस्तीफे की मांग ही समाधान बन जाए तो इससे शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार नहीं होगा। उनका कहना था कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। इसी बीच संसद का सत्र भी चल रहा था। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिक गई कि जब पेपर लीक रोकने से जुड़ा नया विधेयक सदन में आएगा तब राजनीतिक दलों का रुख क्या होगा। क्या सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर साथ आएंगे या फिर बहस केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगी। अब पूरा ध्यान संसद की कार्रवाई पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिया कि पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। यदि कानून अपने प्रस्तावित स्वरूप में लागू होता है तो पेपर लीक जैसे मामलों में सख्त दंड, तेज जांच,
समयबद्ध सुनवाई और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी। राजनीतिक हलकों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, विपक्ष इस विधेयक पर क्या रुख अपनाएगा। यदि विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेकर अपने सुझाव देता है तो इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सकारात्मक पक्ष माना जाएगा, लेकिन यदि केवल विरोध की राजनीति होती है तो जनता के बीच ये सवाल भी उठ सकता है कि आखिर शिक्षा सुधार के मुद्दे पर सभी दल एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोगों के सामने भी अब नई चुनौती खड़ी हो गई है। शुरुआत में जिस मुद्दे ने लाखों छात्रों को एक मंच पर लाया था, अब वही आंदोलन कई अलग अलग विचारों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने पहली बार गंभीरता से उनकी बात सुनी है, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी मानते हैं कि केवल आश्वासन काफी नहीं। जब तक हर मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन उसी लोकतंत्र में बातचीत, समाधान और कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। सरकार ने यह भी दोहराया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यदि किसी ने हिंसा की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस या आम नागरिकों पर हमला किया है, तो कानून अपना काम करेगा। जांच एजेंसियों ने उन सभी घटनाओं की समीक्षा कर रही है जिसमें हिंसा, तोड़फोड़ या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायतें सामने आई। सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिकॉर्डिंग, मीडिया कैमरे और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो की मदद से पहचान की प्रक्रिया जारी है। सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए समान है, इसलिए किसी भी आरोपी को केवल आंदोलन का हिस्सा होने के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बहस को जन्म दिया है। क्या देश की परीक्षा प्रणाली में केवल सख्त कानून से सुधार आ जाएगा, या फिर भर्ती एजेंसियों, परीक्षा संस्थानों, तकनीकी ढांचे, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही में भी व्यापक बदलाव की जरूरत है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दंड का प्रावधान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी जिसमें पेपर लीक की संभावना शुरू से ही समाप्त हो जाए। छात्रों की सबसे बड़ी चिंता भी यही है कि उनकी मेहनत पर किसी तरह का सवाल ना उठे। लाखों परिवार सालों की तैयारी, आर्थिक संसाधन लगाकर अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उसका असर केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा प्रभावित होता है। आने वाले दिनों में संसद में होने वाली बहस, सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले कानून, विपक्ष की प्रतिक्रिया और आंदोलन से जुड़े संगठनों की अलग रणनीति यही तय करेगी कि यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि सभी पक्ष शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि यह विवाद भविष्य में बड़े सुधारों का आधार बन जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि पेपर लीक का मुद्दा केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं रह गया। ये देश की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक विमर्श का बड़ा विषय बन चुका है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि जो वादे किए गए हैं वो कितनी जल्दी जमीन पर दिखाई देते हैं, क्योंकि अंततः सबसे बड़ा सवाल किसी एक सरकार, किसी एक विपक्षी दल या किसी एक आंदोलन का नहीं, बल्कि उन छात्रों का है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का मूल्य निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से तय हो और भविष्य में किसी भी परीक्षा पर दोबारा ऐसा विवाद खड़ा ना हो। आपकी इस पूरे मामले पर राय क्या है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।